नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख समाचार। सिंचाई के लिए पानी की कमी से आम बागानों में पेड़ों पर लगे आम सूख कर गिर रहे हैं। क्षेत्र में लगे नलकूप लो वोल्टेज के चलते पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे हैं। तपती गर्मी के चलते क्षेत्र के अधिकांश कुएं, तालाब और नाले सूख चुके हैं। फल मंडी मलिहाबाद, लखनऊ में लगे सारे नलकूप अक्सर लो वोल्टेज के चलते पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे हैं। सिंचाई ना हो पाने के कारण आम का साइज भी छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने के कारण आम की कीमत कम मिलती है। उत्तर प्रदेश में अगर सूखे के हालात बनते हैं तो शासन इससे निपटने के लिए कमर कस रहा है। इसके तहत किसानों को कम बरसात वाली फसलों की प्रजातियों के बीज और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि शासन ने यह भी तय किया है, अगर बरसात सामान्य स्तर से 85% या उससे कम बरसात होगी तभी सूखा प्लान लागू किया जाएगा। लेकिन 80% से कम बरसात में कम समय में तैयार होने वाली धान की प्रजातियों के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। 80 से 85% बरसात होने पर मध्यम अवधि में तैयार होने वाले प्रजातियों के बीज दिए जाएंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर दलहन, तिलहन, लोबिया, ग्वार आदि के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, मौसम विभाग ने इस बार अल नीनो की वजह से सूखे की आशंका जताई है। सूखे की आशंका में फसल प्रबंधन के लिए शासन ने 1.36 लाख क्विंटल अतिरिक्त बीज के प्रबंध की योजना बनाई है। किसान भाइयों, वैसे तो स्वस्थ रहने के लिए कसरत, व्यायाम करना, सुबह की सैर आदि की सलाह दी जाती है, लेकिन एक शोध में यह पाया गया है कि पेड़ पौधे और फल सब्जियां लगाना, इनकी देखभाल करना सेहत को ठीक रखता है। बागवानी से आपके घर और बगीचे की रौनक बढ़ती है। साथ में आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है। मोटापे को कम करने में भी बागवानी मददगार साबित होती है। किसान भाइयों, सियोल स्थित कोकुंग और होंगिक यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं ने 1500 से अधिक युवाओं की सेहत पर बागवानी का असर आंकने के लिए यह निष्कर्ष निकाला है। शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि 45 मिनट की बागवानी से 30 मिनट की एरोबिक व्यायाम जितनी कैलोरी खर्च करने में मदद मिलती है, तनाव पर काबू पाने, हृदय रोग और स्ट्रोक से मौत का खतरा घटाने में बागवानी काफी अहम मानी जाती है। किसान भाइयों, आज कीटनाशी रसायनों के चलते कितनी जानलेवा बीमारियां पैदा हो रही हैं, ये हर कोई जानता है। विदेशों में भारत के आम, अल्फांसो और कुछ सब्जियों पर प्रतिबंध लगाना एक ताज़ा उदाहरण है। इन खबरों के बीच यह खबर सुकून देने वाली है कि गाजियाबाद की कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक लड़की ने पेस्टिसाइड रिमूवल किट यानी कीटनाशी नाशक किट बनाकर कमाल कर दिया है। बेंगलुरु में हुए नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस फेयर में अपनी कामयाबी का परचम लहराया। कार्बन से तैयार की गई इस बेहद किफायती किट से महज 20 रुपए में सब्जियों और फलों से कीटनाशी रसायनों को दूर किया जा सकेगा। किसान भाइयों, तो ये थे कुछ कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेतीबाड़ी के समसामयिक बातों की। जायद मक्का जो फरवरी के मध्य में बोई गई है, वो फसल पुख्ता अवस्था में चल रही है। अधिक धूप होने से नमी की कमी हो जाती है, अतः फसल में हल्की नमी बनाए रखें। सूरजमुखी की फसल में डस्की बग और फली बेधक दिखाई देने पर मिथाइल ओ डिमेटोन 25 EC की 1 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर सायंकाल के समय छिड़काव करें। 10 अप्रैल तक बोई गई मूंग की प्रजातियां जब 30 से 35 दिन की हो जाएं, तो इसमें से हल्की सिंचाई करें। किसान भाइयों, मूंग की पहली सिंचाई के बाद ओट आने पर खरपतवार नियंत्रण करें। उसरीले क्षेत्र की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में ढेंचे का प्रयोग करें। उसरीले क्षेत्र में अगर आपको धान की नर्सरी डालनी हो तो नर्सरी डालने से पहले 2 क्विंटल जिप्सम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। किसान भाइयों, धान की देर से पकने वाली लंबी अवधि की प्रजातियां जैसे सांभा, महसूरी, स्वर्णा यानी MTU 7029, NDR 8002, मधुकर, जल लहरी, जलमग्न, जलप्रिया, स्वर्णा सब 1 एवं ऊसर धान 1 जैसी प्रजातियों की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, स्वर्णा, सांभा व महसूरी प्रजातियों की नर्सरी अब डाल देनी चाहिए ताकि समय पर रोपाई के लिए पौध तैयार हो सके। लौकी वर्ग की सब्जियों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए लगभग पॉइजन वेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए लगभग 1 लीटर के चौड़े मुंह वाले डिब्बे में 1 लीटर पानी डालें। इससे मिथाइल यूजोनेल 1.5 मिलीलीटर व डाइक्लोरोवास 0.2 मिलीलीटर का प्रयोग होता है। अब इस चौड़े मुंह वाले डिब्बों को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले खेत में 4 से 6 स्थानों पर रख दें।
किसान भाइयों, पॉइजन वेट नामक डिब्बों को 3-4 दिन के अंतराल पर बदलते रहें। अब जानकारी लेते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं सरधना मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1411 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1460 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर मंडी में 1425 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल सरधना मंडी में 2130 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 1980 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 2090 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना सरधना मंडी में 3340 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 3270 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 3280 और रामपुर मंडी में 3335 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, तिलहन में सरसों के भाव की जानकारी लें तो सरसों सरधना मंडी में 3075 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 3035 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 2980 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर मंडी में 3025 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ सरधना मंडी में 2680 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 2870 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 2735 रुपए और रामपुर मंडी में 2810 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, अगर हम सब्जियों के भाव की बात करें तो बैंगन सरधना मंडी में 585 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 400 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर सरधना मंडी में 400 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 725 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 700 रुपए और रामपुर मंडी में 550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। आलू सरधना मंडी में 1280 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 1280 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 1300 और रामपुर मंडी में 1350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। जहां तक प्याज के औसत भाव की बात है तो प्याज सरधना मंडी में 950 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 1035 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 1100 रुपए और रामपुर मंडी में 1065 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। कद्दू सरधना मंडी में 440 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 360 रुपए और रामपुर मंडी में 535 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। लौकी सरधना मंडी में 375 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 480 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर मंडी में 445 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। खीरा सरधना मंडी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 630 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर मंडी में 385 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख फलों के मंडी भाव की। सेब शाहजहांपुर मंडी में 5980 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 6480 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर मंडी में 5960 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। केला शाहजहांपुर मंडी में 2425 और सहारनपुर मंडी में 1780 प्रति क्विंटल के भाव बिका। तो किसान भाइयों, कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खेती तो थोड़ी करे, मेहनत करे सवाय, और ईश्वर चाहे वही मनुष्य को टूटा कभी ना आए। यानी खेती थोड़ी होने पर भी जो मेहनत अधिक करता है, ईश्वर उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। लेकिन भैया, मेहनत के साथ साथ उचित जानकारी का भी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं प्याज की खेती में सामयिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान डॉक्टर विकास रंजन चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो प्याज की खेती कर रहे हैं, उन्हें अपने खेतों में किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं। जिन किसान भाइयों ने समय से अपने प्याज की रोपाई कर दी है, उन्हें इस समय क्या काम करने हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा विलंब कर दिया है उन्हें क्या काम करने हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहली जो जरूरी चीज है, खास करके जो उर्वरक प्रबंधन की बात आती है, जिन किसान भाइयों ने समय से बुआई करी है उनको उर्वरक की अब मात्रा प्रयोग करने की कतई जरूरत नहीं है, खास करके नाइट्रोजन का प्रयोग कर चुके हैं पहले से। क्योंकि उर्वरक में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में से फास्फोरस, पोटास और सल्फर वगैरह की मात्रा ये आप रोपाई के पहले ही डाल देते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भाग में डालते हैं, वो 30 और 45 दिन पर डालते हैं। तो 45 दिन के बाद किसी भी स्थिति में नाइट्रोजन भारी उर्वरकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा बाद में भंडारण में दिक्कत आती है। भंडारण में फिर ये सड़न पैदा करती है। तो जिन किसान भाइयों ने समय से बुआई करी उनको उर्वरक का प्रयोग अब कतई न करें। दूसरी बात आती है निराई खरपतवार प्रबंधन की। देखिए, प्याज में जो सबसे जरूरी चीज होती है कि खरपतवार से जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो 1 से 1.5 महीना रोपाई के बाद वाला जो समय होता है वो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर उस समय हम खरपतवार को कंट्रोल कर ले जाते हैं तो उसके बाद नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन चूंकि ये कंद जमीन के अंदर वाली फसल है, कंद वाली फसल है, तो इसका जमीन के अंदर भुरभुरापन होना बहुत जरूरी है इसके बढ़वार के लिए। तो समय समय पर इसमें निकाई गुड़ाई इसलिए करनी जरूरी होती है। और इस समय जो फसल की अवस्था चल रही है वो लगभग प्याज डेवलपमेंट की स्टेज पर है, विकास करने की स्टेज पर है। क्योंकि जब छोटा दिन होता है और थोड़ा ठंडा मौसम होता है, उस समय इसमें ग्रोथ की स्टेज चलती है। अब जो समय चल रहा है, इस समय तापमान बढ़ रहा है, दिन की लंबाई बढ़ रही है, इस समय कंदों का विकास बहुत तेजी से होता है जी। तो कंदों के विकास के लिए मिट्टी का ढीला होना बहुत जरूरी है जी। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो खुरपी से या कुदाल से हल्की गुड़ाई मिट्टी को ढीला करने के लिए करें। खरपतवार कोई बहुत ज्यादा मायने इस समय नहीं रखता है, हल्की गुड़ाई करें क्योंकि ये उथली जड़ वाली फसल है। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि कंदों को किसी प्रकार का नुकसान या चोट ना पहुंचे, क्योंकि ऐसे कंदों में बाद में सड़न की स्थिति पैदा हो जाती है जब वे भंडारण में जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि तापक्रम बढ़ रहा है जी, तो इस समय सिंचाई किस तरह से करें, सिंचाई का प्रबंधन हमें किस तरह से? बहुत अच्छा। देखिए विश्वा जी, ऐसा है कि जो हमारे किसान भाई हमने इसे बताया कि तापक्रम बढ़ रहा है और कंदों का विकास भी हो रहा है जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि शुरुआती अवस्था में तो सिंचाई का अंतराल थोड़ा ज्यादा होता है, 10 दिन या 15 दिन। लेकिन अब जो स्टेज चल रही, गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसी अवस्था में हमको कोशिश करना चाहिए कि 6 या 7 दिन के अंतराल पर पानी को खेत में लगाते रहें या पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि यह कंद के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। पानी अगर समय से मिलता रहेगा तो मिट्टी ढीली रहेगी, कंद को विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। और अगर किसी वजह से
कंद की सिंचाई नहीं हो पाती है, खेत की सिंचाई नहीं हो पाती है, तो कंदों का विकास प्रभावित हो जाता है, कंद का साइज हमारा छोटा रह जाता है। और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि दो सिंचाई के बीच में कभी बहुत ज्यादा अंतराल नहीं रखना चाहिए। कितना अंतराल होना चाहिए? मतलब ये हमने बताया ना, जैसे गर्मी पड़ रही है तो कोशिश रखिए कि 6 से लेकर के 8 दिन के अंदर उसमें सिंचाई हो जाए। अगर ज्यादा अंतराल होगा और ज्यादा अंतराल के बाद अगर आप सिंचाई करते हैं तो उससे कंद फटने की समस्या आ जाती है। तो बाद में कंद जब फटने की समस्या आती है, उसके सब कंद चिटकने की समस्या आ जाती है, उससे हमारी उपज को नुकसान पहुंचता है। जी। अच्छा, जिन्होंने अपनी फसल समय से लगाई थी तो वो अब लगभग परिपक्वता के आपने बताया परिपक्व होने वाली है, तो हम कैसे पहचाने कि हमारी कंद परिपक्व हो गई है? जी जी, देखिए बहुत एक सामान्य सी बात है कि जब आपकी लगी हुई फसल के 50% पौधे पत्तियां मुरझाने लगे या डंठल उसकी मुरझा करके नीचे को लुढ़कने लगे, अच्छा, तो ये एक सामान्य पहचान होती है। इसके 1 सप्ताह बाद तब हमको खुदाई का कार्य करना चाहिए। खुदाई करने के कम से कम 15 दिन पहले एक रसायन आता है मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड, ठीक है जी। तो मैलिक हाइड्राजाइड की 2500 ppm मात्रा, लगभग 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, इसका घोल बना करके, और अगर आप अपनी प्याज की फसल में खुदाई के 15 दिन पहले छिड़काव कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि भंडारण में आपकी फसल का अंकुरण कम होता है। तो अंकुरण कम होता है तो भंडारण क्षमता अच्छी बनी रहती है, फसल लंबे समय तक चलती है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक विशेष देखने वाली बात है कि अगर आपने मैलिक हाइड्राजाइड का छिड़काव समय से पहले कर दिया, 15 दिन से पहले कर दिया, आप इस चीज का जजमेंट नहीं कर पाए कि हमारी फसल अब 15 दिन में पकेगी कि 20 दिन में पकेगी, और छिड़काव आपने पहले कर दिया, तो उसके क्या होता है, कंद का विकास प्रभावित हो जाता है। या छिड़काव आपने बाद में किया कि एकदम आपने आज छिड़काव किया, 10 दिन बाद फसल पकने वाली है, ऐसी अवस्था में वो दवा कारगर नहीं रह जाती है और कंदों भंडारण की जो नुकसान होते हैं उनको रोकने में कारगर नहीं होती है। तो ये जजमेंट करना बहुत निहायत आवश्यक है कि हमारी फसल कब पक रही है। जी, आपने बहुत सारी बातें बताई कि भंडारण से पूर्व हमें किस तरह से सावधानियां बरतनी है कि भंडारण में वो रोग ना लगे। जी। लेकिन जब भंडारण के दौरान भी अगर किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, भंडारण में किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए कुछ प्रमुख बातें हमने आपको बताई हैं, कुछ और बता रहा हूं। नंबर 1 चीज है कि फसल की उचित परिपक्वता की अवस्था में खुदाई करें। जी। नंबर 2, नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कतई ना करें या 45 दिन के बाद उसका प्रयोग कतई ना करें। नंबर 3, फसल को भंडारण से पूर्व अच्छी तरह से सुखा लें। अगर अच्छी तरह से फसल सूखी है तो उसमें कोई दिक्कत भंडारण में नहीं आएगी। इसके अलावा जिस जगह पर हम फसल को अपने भंडारित करते हैं वो जगह पर्याप्त हवादार होनी चाहिए। वहाँ का तापक्रम ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब वहाँ पर नमी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए कुछ क्षेत्रों में क्या करते हैं कि बांस के प्याज भंडार गृह बनाए जाते हैं। बांस जी, उसकी जो छत है वो छप्पर वगैरह की आप इस तरह से रख सकते हैं, और साइड में उसको बांस के कपच्ची काट करके उसको लगातार ढक दिया जाता है। और इसके अलावा इसमें 2-3 फ्लोर बना देते हैं बांस के ही कपच्चियों से। उनमें जब हम प्याज को भंडारित करते हैं तो उनमें हवा का आवागमन पर्याप्त संपूर्ण रूप से होता रहता है, जिससे प्याज हमारी लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहती है। इसके अलावा कुछ समय के अंतराल पर हमको उस प्याज को उलटते पलटते भी रहना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो प्याज हमारी अच्छी रहेगी। जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के अंक में जो है हम 2 मुख्य बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे। एक, जो किसान भाई इस समय गन्ने की बुआई करना चाहते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किन किन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने जो है शरदकालीन गन्ने की बुआई की है वो मुख्यतः क्या क्या सावधानियां बरतें इस समय, इसी विषय पर आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से प्रसार अधिकारी डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो किसान भाई इस समय गन्ने की बुआई करना चाहते हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या करें। देखिए, प्रदेश में गन्ने की बुवाई का अंतिम दौर चल रहा है जी।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब वायुमंडल का तापक्रम 16 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, इस तापक्रम पर अगर गन्ने की बिजाई की जाती है तो जमाव अच्छा होता है। और इसमें ध्यान ये रखना चाहिए किसान भाइयों को कि इस समय विलंब की दशा में जो बुआई की बात है, इसमें ऐसी गन्ने की प्रजातियों का चयन करें जो कम समय में ज़्यादा बढ़ने की क्षमता रखती हों। जैसे CO 238 एक वैरायटी है, नई आई है, बहुत अच्छी वैरायटी है, गन्ना काफ़ी लंबी पोरी का गन्ना होता है, उसका चयन करें। CO 118 एक प्रजाति है, उसका चयन करें। CO 7250 एक वैरायटी है, उसका चयन करें। CO SE 1434 वैरायटी है, उसका चयन करें। और 8272, 8279 ये शाहजहाँपुर से निकली हुई प्रजातियां हैं, इनका चयन करेंगे तो किसान भाई अच्छा कम समय में अच्छे बढ़वार वाली उत्पादन लेंगे। तो ये प्रजातियों का चयन विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरा, गन्ने के बीज में और बुवाई के जो तरीके हैं उनमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसान भाई अक्सर कर ऐसा करते हैं कि वो गन्ने में विशेष तौर से ध्यान नहीं देते और जो गन्ना खड़ा हुआ है उसी को काट करके चीनी मिल भेजते हैं, उसी को काट करके बिजाई करते हैं। तो इसमें बीज के गन्ने में विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे गन्ने का हिस्सा या ऐसा गन्ना जिसमें मीठा कम होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो बीज के लिए अच्छा होता है और कम उम्र का होना चाहिए। 8 से 10 महीने की फसल का बीज होना चाहिए। तो जो किसान भाइयों का गन्ना इस समय खड़ा हुआ है उसकी उम्र ज़्यादा है, तो किसान भाइयों को उससे बीज में प्रयोग करने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले खेत में सिंचाई करें और करीब 5 किलो बीघा के हिसाब से यूरिया गन्ने की लाइनों में डलवा देंगे। तो जब जड़ों की मार्फत पानी करेगा, खींचेगा, तो पूरा गन्ने में जो मिठास है वो कम हो जाएगी और गन्ने में फिर से बढ़वार शुरू हो जाएगी। तो गन्ने से अच्छा जमाव पाने के लिए, बीज की गुणवत्ता बनाने के लिए विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो गन्ना खड़ा हुआ है उसमें मिठास को कैसे कम करें, पानी की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। तो उसमें यूरिया और पानी एक ऐसा तरीका है जिससे इसको किया जा सकता है, ये काम करें। दूसरा, गन्ने की लाइन गहरी खोलें और गन्ने की लाइन गहरी खोलने के बाद उसमें उर्वरकों का DAP, यूरिया, NPK को डालें। उसके बाद 2 आंख के टुकड़े ही बीज में इस्तेमाल करें और उन 2 आंख के टुकड़ों को भी कार्बनडाजिम या बाविस्टीन एक दवा आती है, उसमें अगर भिगो के, डुबो के, नहला के अगर गन्ने की बिजाई करते हैं तो कुछ फंगल वाली बीमारियां उसमें नहीं आती। पहले शोधित कर लें, उसके बाद बीज को शोधित करके ही बुवाई करें। तो बीज के चयन में भी थोड़ा सा सावधानी रखने की बात है। किसान भाइयों ने देखा होगा खड़े खेत में कुछ गन्ने की आंखें हो जाती हैं, कल्ला देने लगती हैं, तो ऐसे गन्नों को कभी भी बीज में इस्तेमाल ना करें। उसमें किसी न किसी बीमारी का, एक ग्रासी सूट नाम की बीमारी होती है, किसान भाई जानते हैं, पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, गन्ना नहीं बनता है, झाड़ी जैसा रूप ले लेता है, तो ये बीमारी उसमें हो सकती है। तो एहतियात बरतने के लिए बीज के चयन में विशेष तौर से सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक तो जो गन्ना कटा हुआ है या कटाई कर रहे हैं, जिनमें किसान भाइयों को पेड़ी रखनी है, ठूंठ नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़मीन की सतह से या थोड़ा अंदर से गन्ने की कटाई करें। और साथ ही अगर कहीं खाली स्थान है 45 सेंटीमीटर की दूरी पर या 1.5 फीट की दूरी पर कोई पौधा नहीं है, ठूंठ सूख चुका है या कोई वजह है, तो वहाँ पर एक नए पौधे या ठूंठ की प्रत्यारोपित करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो है गन्ने की बुआई अगर किसान भाई करना चाहते हैं और सामयिक तौर पर उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उत्पादन, एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ जो शरदकालीन गन्ने की बुआई कर चुके हैं उनको उन किसान भाइयों को इस समय क्या ध्यान रखना है। तो हमें उम्मीद है किसान भाइयों ने बात को बहुत अच्छी तरीके से जाना होगा, समझा होगा और इन सभी का इस्तेमाल करेंगे, एक बेहतर उत्पादन जो अपने खेतों में प्राप्त करेंगे। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।